हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी क्लास 8 के लिए चैनल पर आप सभी का स्वागत। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। फर्स्ट चैप्टर के लिए कल हमने स्टार्ट कर दिया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और आज इस चैप्टर को, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि इस चैप्टर को हम कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो लगभग 50% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आइए आज की क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, रिवीजन और लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये था। आज की क्लास के अंदर हमने बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी कि किस तरह मिट्टी को पोला किया जाता है, और वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये तो हुआ कल की क्लास का छोटा सा रिकैप। अब आज कल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है आज की क्लास के लिए, वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। अब ये सिंचाई है क्या कि हमने जमीन तैयार कर ली, बीज बो दिए, खाद और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, खाद उर्वरक दोनों डाल दिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज पेड़ों को क्या चाहिए, पौधों को, कि एक तो सनलाइट चाहिए और दूसरी चीज उन्हें पानी चाहिए। तभी तो ये जो हमने खाद डाली है ये डायरेक्ट थोड़ी पौधों में पहुंचेगी, उस पानी के साथ डिसॉल्व होकर ये जड़ों की मदद से पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगी। तो इरिगेशन क्या है, टाइम टाइम पर। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम पानी पीते हैं वैसे पौधों को लगातार हमें पानी पिलाना है। पौधों को जो पानी दिया जाता है वो रेगुलर इंटरवल पर दिया जाता है। जैसे कुछ फसल ऐसी होती है जिनको बार बार जल्दी जल्दी पानी पिलाना पड़ता है या पानी देना पड़ता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे बाजरा वगैरह की, जिनको काफी लंबे ड्यूरेशन तक अगर पानी नहीं भी दिया जाए तो वो पौधे खराब नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम ये जानें कि इरिगेशन है क्या। तो इरिगेशन है सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। द सप्लाई ऑफ वाटर to the crop at regular intervals is called irrigation. हिंदी में अगर हम बात करें तो फसल को नियमित समय अंतराल पर पानी देना क्या कहलाएगा, सिंचाई कहलाएगा। क्योंकि लगातार पानी पिलाते रहेंगे खेतों को तो जड़ें गल सकती हैं, पौधे खराब हो सकते हैं, इसलिए रेगुलर इंटरवल पर पौधों को पानी पिलाया जाता है। अब ये तो बात हो गई किसकी, कि सिंचाई है क्या। अब किस किस मेथड से सिंचाई की जाती है, तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी कि किन किन यंत्रों की मदद से या किन किन विधियों से खेतों में सिंचाई की जाती है। तो कई तरीके हैं, कुआं, तालाब, वेल हो गए, पॉन्ड हो गए, ठीक है, ट्यूबवेल की मदद से, स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से पौधों को पानी पिलाया जाता है। रिवर है, डैम है, लेक्स हैं, रिवर, डैम, लेक, इन सब की मदद से खेतों को पानी पिलाया जाता है। चलिए, अब ये जो मेथड्स हैं, यानी कि कुआं, तालाब, ट्यूबवेल है, नदी है, बांध है, ठीक है, इनकी मदद से पौधों को पानी पिलाया जाता है। अब ये जो फसल को, पौधों को पानी पिलाने के जो तरीके हैं, ये भी दो तरीके के हैं। एक तो है पुराने तरीके और एक है नए तरीके। पुराने तरीके वो जिनसे किसान पहले खेती किया करते थे, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो अब खेती करने के जो तरीके हैं, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, अब ऐसे मेथड्स हमको चाहिए जिनमें टाइम कम कंज्यूम हो और हमें उपज ज्यादा से ज्यादा मिले। तो चलिए अब हम पढ़ें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
ट्रेडिशनल मेथड यानी कि परंपरागत तरीके, परंपरागत विधियां, परंपरागत यानी जो लंबे समय से चली आ रही हैं। अब हम हमारे 8 बोर्ड के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिंचाई के परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके का एक एग्जाम्पल लिखिए या 2 एग्जाम्पल लिखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए परंपरागत विधियों में एक तो मोठ, ठीक है, मोठ लिखेंगे इसको, एक रहट, ठीक है, मोठ रहट, इसके बाद लिखिए चेन पंप और ढेकली, चेन पंप और अगला है ठीक है। तो ये सब पुराने तरीके, मोठ जैसे कि जो कुआं होता है ना, उसमें से पानी को निकाला जाता है और छोटी छोटी नहरें बना दी जाती है, रास्ता बना दिया जाता है क्यारियां टाइप, और वो कुएं में से निकाल के पानी वहां डालते जाते हैं और वो फ्लो होकर पूरे खेत में पहुंच जाता है। रहट आपने देखा होगा, वो गाय या बैल जो जानवर होते हैं ना, वो गोल गोल कुएं के चारों तरफ घूमते हैं, वो छोटे छोटे बर्तन से होते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं, कुएं में से पानी निकलता रहता है और वो नहर में गिरता रहता है। चेन पंप में भी यही पानी की नहर टाइप सिस्टम होता है और उसकी मदद से पानी खेत को पिलाया जाता है। और ढेकली वाले सिस्टम में क्या होता है कि कुएं में से पानी किसी छोटे बर्तन की मदद से निकाला जाता है और खेत को, पौधे को पानी दिया जाता है। तो ये तो हो गई ट्रेडिशनल मेथड, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है अगला सिस्टम जो मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड्स। अब है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के आधुनिक तरीके। ये हमें 2 याद रखने। पहला जो है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक तो हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा हो गया ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब देखिए ये इन विधियों की जरूरत क्यों पड़ी? इन विधियों की जरूरत क्यों पड़ी कि धीरे धीरे पानी की कमी हो जाने के कारण जो फसलें हैं उनमें इन मेथड्स के थ्रू सिंचाई करना जरूरी है। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, फंवारा पद्धति जिसको कहा जाता है, तो उसमें नोजल लगा हुआ रहता है और वो रेगुलर टाइम इंटरवल पर घूमता रहता है। तो एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, यानी कि कम पानी जो कि प्रेशर से बाहर निकल रहा है, तो ज्यादा प्रेशर होगा तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, टाइम और पानी दोनों की बचत है इस मेथड से, इसे कहा जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। आगे बात की जाए ड्रिप इरिगेशन मेथड की, जहां बहुत पानी की कमी होती है तो किया जाता है कि जो पानी की पाइपलाइन है, जो पानी जैसे क्यारी में जहां पौधे बोए गए हैं, ठीक है, तो वो जो पानी का पाइप है वो वहीं उन पौधों के बीच में कनेक्टेड रहता है और उसमें से पानी जब आता है तो बहुत नियमित दूरियों पर जहां जहां पौधे हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उनसे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो बहुत कम पानी में जब हमें फसल उगानी हो तो इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि पानी बस नल चालू किया आपने और ड्रिप इरिगेशन मेथड से सिंचाई होती रहती है। टाइम की बचत, साथ ही साथ मैन पावर की भी बचत, की किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। जब हमें लगे कि फसल को पर्याप्त पानी मिल चुका है तो हम उस नल को बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमने पढ़ लिया इरिगेशन। इरिगेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है खेती बाड़ी करने का, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी खरपतवार। अब ये खरपतवार होते क्या हैं, देखिए कि जब हम मुख्य फसल को उगाते हैं तो हमने देखा है कि अगर खाली जमीन पे हम छोड़ देते हैं ना तो बारिश के दिनों में वहां घास और जंगली पौधे उग जाते हैं। बस अगर हम खेती की बात करें तो खेत के साथ जब हमने जो फसल उगाई है
उस मुख्य फसल के साथ कुछ पौधे अवांछित रूप से, अवांछित यानी अनडिजायरेबल प्लांट्स जो उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो खरपतवार के बारे में अगर हम बात करें तो सम अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, तो लिखते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स which grow with the main crop naturally, अपने आप उग जाते हैं, are called weeds। ठीक है, यानी कि मुख्य फसल के साथ, मुख्य फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते। तो ये तो बात हुई खरपतवार की। अब इनको हटाने का क्या तरीका है? अब कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड तो क्या है, बाय हैंड प्लकिंग, यानी हाथों के द्वारा। तो किया जाता है इस मेथड में कि जो मुख्य फसल के साथ अब ये, अच्छा पहली बात तो ये कि क्यों हटाया जाना इनको जरूरी, भाई पौधे उगे, लेकिन होता क्या है कि इन पौधों की वजह से जो मुख्य फसल है, अब ये जब जमीन में उग जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत इनको भी पड़ेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में ये भी खाना बनाएंगे। अब ये उगे उसी जगह पर है जहां हमने हमारी मुख्य फसल को उगा रखा है, वहां हमने खाद वगैरह डाली है, तो क्या होगा, हमारी मेन जो फसल है वो और खरपतवार, इनके बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस चीज का, कि जड़ के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को खींचने का। और होगा क्या कि ये क्या करेंगे, ये जो मुख्य फसल के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स जमीन को दिए हैं उनको अपने अंदर ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है उसकी क्वालिटी बाधित हो सकती है। ठीक है, तो इनको हटाना इसलिए जरूरी है। अब पहला मेथड तो क्या है कि इनको हटाने के लिए हाथ से हटा दिया जाता है इनको एक एक को, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि जड़ सहित इनको उखाड़ लेते हैं और या तो इधर उधर रख देते हैं, जानवरों को खिला दिया जाता है। लेकिन कुछ खरपतवार क्या होती है, नुकसानदायक होती है, उनके लिए क्या किया जाता है कि इनको उखाड़ कर और खेत से दूर ले जाकर सुखाकर जला दिया जाता है। एक मेथड तो ये हो गया। लेकिन क्या होता है कि एक तो जड़ से हमने उखाड़ दिया, एक खुरपी जो होती है, आपने देखी होगी खुरपी, तो खुरपी की मदद से खोद कर इनको हटा दिया जाता है। तो ये तो हो गया नेचुरल मेथड या मैनमेड मेथड, जिसकी मदद से हम वीड्स को हटा सकते हैं। लेकिन अब आजकल कई तरह के केमिकल्स आ गए, और ये जो केमिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है वीडीसाइड्स। आप किसको रिमूव कर रहे हैं, वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है वीडीसाइड्स। हिंदी में कहें तो ये खरपतवार है, तो इनको क्या कहेंगे, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनकी मदद से हम खरपतवार को हटा सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है वो है 2,4-D। इसका ये नाम आपको याद करना है, 2,4-D। ये क्या करते हैं कि इस दवा को एक स्प्रे पंप में भर लेते हैं। वो आपने देखा होगा कि पीछे कंधे पर लटका लेते हैं एक वेसल के अंदर दवा भर के, और ऐसे स्प्रे करते रहते हैं। लेकिन ये स्प्रे करते टाइम ध्यान ये रखना चाहिए कि मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ हो, यानी कि इनहेल ना हो जाए, सांस के साथ हमारे अंदर ना चला जाए, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो हो गई बात किसकी, खरपतवार की, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग। चलिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के कगार पर आ चुका है। तो अगला मेथड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। अब फसल हमने उगा दी, खाद डाल दी, पानी पिला दिया फसल को, और खरपतवारों को हटा दिया, प्रॉपर ग्रो करेगी हमारी फसल। अब हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है कि जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, तो मैच्योर होने के बाद उसको काटना,
क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो कटिंग ऑफ द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि परिपक्व होने के बाद, परिपक्व यानी मैच्योर, परिपक्व होने के बाद फसल को काटना, ठीक है, कटाई कहलाता है या हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि इक्विपमेंट्स की मदद से, मान लीजिए, या फिर हाथ की मदद से, वो दराती होती है, उससे इनको काट कर और बंडल्स इनके बांध लिए जाते हैं। अब बंडल्स बांधने के बाद क्या किया जाता है कि फसल जो है, जैसे गेहूं की फसल है तो वो अपनी बाली के अंदर है ना, गेहूं है, मक्का है, बाजरा, सभी के अंदर यही होता है। तो इनको क्या करना है, जो अनाज के दाने हैं या जो भी फसल है उसके दानों को अलग करने के लिए इनको भूसे से अलग किया जाता है, और उस मेथड को कहा जाता है थ्रेशिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, ठीक है, क्या है थ्रेशिंग? देखिए, the seeds are separated from the chaff। ठीक है, यानी कि बीजों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। लेकिन यहां पर अपन बीज के दानों को भूसे से अलग करना, ये क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो काम है थ्रेशिंग, थ्रेशर की मदद से किया जाता है, हाथों की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए थ्रेशर की मदद से फसल को डाल दिया जाता है। पास वाला जो ढेर है, क्योंकि गेहूं अनाज भारी होता है, थ्रेशर के पास में ढेर लग जाता है अनाज का, और भूसा क्योंकि भारी हल्का है तो वो उड़कर उसका बंडल थोड़ा सा दूर बन जाता है। इसको कहा जाता है थ्रेशिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज या भंडारण। अब देखिए, गेहूं के दानों को या अनाज के दानों को हमने मुख्य फसल से अलग कर लिया, अब उनको संभाल कर रखना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि खेत में या जमीन पर ही छोड़ देंगे। तो एक सिस्टम तो ये कि अगर फसल कम है तो उनको हम बोरों में भरकर और किसी सूखे स्थान पर, है ना, वहां पर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि गीला होगा तो उनमें दोबारा से जर्मिनेशन हो सकता है, दाना अनाज का काला पड़ सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखने के लिए तरीका ये कि जहां पर भी इनको स्टोर करके रखा जा रहा है वहां चूहे वगैरह ना हो, वरना वो काटकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कब, जब हमारे पास ग्रेन या जो भी फसल है हमारी वो मात्रा में कम है। लेकिन जैसे आपने मंडियों का नाम सुना होगा कि मंडी में गेहूं वगैरह रखे जाते हैं, तो वहां पर जब इनको रखा जाता है तो लार्ज स्केल पर जो फसल है उसका भंडारण करने के लिए ग्रेनरीज या फिर साइलोज, इनके अंदर भंडारण करके रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर साइलोज, तो ये क्या होते हैं साइलोज? ये बड़े बड़े टैंक होते हैं एल्यूमिनियम या लोहे के बने हुए, जो कि मंडियों में रखे जाते हैं, और उनके अंदर कई हजार किलो गेहूं आ सकते हैं। इनको साइलोज कहा जाता है। यानी कि ये किस काम आ रहे हैं? अनाज के भंडारण के लिए या स्टोरिंग ऑफ द क्रॉप। ठीक है, इसके अलावा फसल को सुरक्षित रखने के लिए दवाइयां डाली जाती हैं, है ना। हम भी घर पर अगर अनाज स्टोर करके रखते हैं गेहूं वगैरह, तो उनके अंदर कुछ दवाइयां वगैरह डालते हैं, या फिर ड्राई नीम लीव्स यानी कि नीम की सूखी पत्तियों को डालकर भी हम कीड़े वगैरह आने से फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट यानी कि कीड़े वगैरह से बचाने के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, इस चैप्टर का एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन भी इसको कह सकते हैं।
तो ये होता क्या है, देखिए कि सभी लोग जो होते हैं वो शाकाहारी नहीं होते हैं। साथ ही साथ हम अपने खाने के लिए केवल प्लांट्स पर डिपेंड नहीं है, एनिमल्स पर भी डिपेंड है। अगर हम कहें कि भाई हम तो शाकाहारी हैं, तो भी हम अपने फूड के लिए, मिल्क के लिए, कर्ड के लिए, घी के लिए, इन सब के लिए हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो शाकाहारी की बात हो चाहे मांसाहारी जानवरों की बात हो, ये भी हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। तो किया क्या जाता है कि हमारी कई लोग तो डाइटिंग एनिमल्स को खाते हैं, चाहे मुर्गी हो चाहे और एनिमल्स हो, और हम भी हमारे खाने के लिए जैसे गाय, बकरी, भैंस इन पर निर्भर है। इनसे जो दूध मिलता है वो भी हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर वो प्रोसेसेस आती हैं जो कि जिसके द्वारा इन एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है। अब अगर बात की जाए तो जो जानवर हम अपने घर पर पाल रहे हैं उनका उचित देखरेख करना, प्रॉपर केयर और साथ ही साथ उनके रहने के लिए जगह, है ना, तो प्रॉपर केयर दी जाए उनको। इनके रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए अच्छी से अच्छी मेथड्स काम में लिए जाएं, अच्छा माहौल इन्हें दिया जाए। तो प्रॉपर केयर है, रिप्रोडक्शन है, साथ ही साथ इनका वैक्सीनेशन है।